नमस्कार। सुदेश महतो झारखंड के लिए परिचय के मोहताज नहीं, पूरे देश के लिए आज परिचय के मोहताज नहीं। सुदेश महतो का परिचय, सुदेश महतो का नाम अपने आप में परिचय है। हम सुदेश महतो जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं न्यूज 11 भारत के चुनावी संवाद जनादेश 2024 में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी आपका। 1986 में एक पार्टी की स्थापना होती है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पार्टी लोकसभा चुनावों के विपक्ष में उतर जाती है, विरोध में उतर जाती है, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देती है। 1990 में बाकायदा 15 दिनों के अंदर 600 किलोमीटर की पदयात्रा करती है। निर्मल महतो साहब के कर कमलों से स्थापना किया गया संस्थापक रहे आजसू के। 2000 में सुदेश महतो साहब चुनाव लड़े। इन्होंने भी चुनावी राजनीति में अपना पूरी तरीके से दाव आजमाया। लगातार सिल्ली से विधायक रहे। सिल्ली की विकास गाथा इनकी कहानी बताती है। लेकिन सर, आंदोलनों की पार्टी रही है आजसू। आज आप ही लोगों का कहना है भ्रष्टाचार चरम पे है झारखंड में, भ्रष्टाचार पर वार है, एनडीए का वार है। आंदोलन रुक से गए हैं, थम से गए हैं, तभी तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं जनादेश 2024 के चुनावी संवाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय को आपने रखा है, खासकर पार्टी के इतिहास को आपने रखा है। पार्टी आंदोलन के गर्भ से तैयार हुआ पार्टी है और इसके कार्यकर्ताओं में हमेशा एक विचार से पैदा हुआ कार्यकर्ता की भूमिका में रहना पसंद करते हैं। हमारा मात्र केवल जिम्मेदारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एज ए पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर के रूप में उपस्थिति नहीं, बल्कि राज्य की आवश्यकताओं का नेतृत्व करना, राज्य की राजनीति के बेसिक बिंदुओं को उसके मुकाम पर पहुंचाना और उनका हल निकालना, ये हमेशा हमारे तर्क में रहा है। इसलिए कभी भी इस राज्य की जहां क्षति होती है या राज्य के विषयों का नुकसान होता है, राज्य की भावनाओं का हनन होता है, तो वहां पर पार्टी उसी रूप में दिखती है जिस रूप में प्रारंभ काल में थी। निश्चित तौर पर पार्टी उसी रूप में देखती है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। चुनाव में गिरिडीह से उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश चौधरी साहब, आथू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। कितनी बड़ी चुनौती लग रही है। हालांकि भारी मतों से जीत दर्ज की थी उन्होंने, 3,70,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की थी, गिरिडीह को जीता था। देखो, पार्लियामेंट इलेक्शन है और ये कोई राज्य के अंदर और किसी एक लोकसभा को केंद्रित करते हुए ये चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव राष्ट्रीय मापदंड पर लड़ा जाता है, जिसमें रीजनली नेतृत्व देने का प्रयास आजसू ने किया है। मुझे लोगों ने पूछा था कि पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि इस राज्य की राजनीति हमारी पार्टी की बेसिक और प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी के लिए जरूरी है, इसलिए कि वो मेरा राष्ट्रीय चेहरा होंगे और राष्ट्रीय फलक पर राज्य की आवश्यकताओं का नेतृत्व करते दिखेंगे। पिछले बार एनडीए के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और राज्य के एक बड़ी जीत हासिल की है। ये जनादेश एनडीए का है और इस एनडीए के इस जनादेश को फिर से इस बार उसी मैदान पे और बड़े स्वरूप में पाने की अपनी इच्छा है और लोगों की चाहत भी। इसीलिए तो हम सभी लोगों ने पूरे देश भर का एक एजेंडा सेट किया है कि जो जीत एनडीए की पिछली बार थी उससे ऊपर जाना है और इस बार हम लोग ने 400 पार का नारा दिया है और 400 ऊपर जाने की तैयारी चलेगी। सर, अब की बार 400 पार का नारा है। आंकड़े गवाह हैं। 11 राज्यों में जो भाजपा की बात करें तो खाता भी नहीं खुल पाया था। झारखंड से अगर बात करें तो झारखंड से पुरजोर जो सीटें आ सकती थी, 14 में से 12 सीटों पर आप लोग थे, 11 पे भाजपा थी, 1 सीट पर आप थे। गीता कोड़ा जी थी, गीता कोड़ा जी भी अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो झारखंड ने तो अपना मैक्सिमम दे दिया है, लेकिन बाकी राज्यों में फिर कैसे तालमेल करेंगे, बाकी राज्यों में खाता कैसे खोलेंगे? देखो, देशव्यापी ये पूरा हम ये चुनाव को आंदोलन के रूप में लेते हैं। हमारा एनडीए का एक राष्ट्रीय फलक पर एक कमिटमेंट है। हमारे लीडर बड़ा स्पष्ट है और लीडर के प्रति लोगों का रुझान है और देश के विश्वास में खरा उतरे हैं। यही नेतृत्व ही आगे ले जाएगा। देश को प्रधानमंत्री चुनना है और जिस दल ने आज से 10 साल पहले एक प्रधानमंत्री का नाम सामने लाया, आज के दिन में उस प्रधानमंत्री पर विश्वास लोगों का बढ़ा है
और वही विश्वास आगे लेकर जाएंगे। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, नित्यदिन प्रगति और भारत का संवाद अब विश्व पटल पर स्थापित हुआ है। केवल भारत एक मात्र राष्ट्र नहीं, बल्कि पूर्व काल की जो अवस्था हमारी थी, जिस मानक को हम लोग बोलते थे विश्व गुरु होने का, भारत के विचारों को एब्रॉड बाहर में भी लोग स्वीकार करें और ऐसे ही मान्यता पूर्व काल की थी, आज वैसे ही पुनः मान्यता को स्थापित करने का नेतृत्व भी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज उसी प्रधानमंत्री को चुनने की फिर से बारी आई है और देश 2047 के जो विकास का मापदंड या फिर भारत को उस श्रेणी में खड़ा करने का, जहां विश्व के प्रमुख देश खड़े हैं, ये विकसित भारत का निर्माण का जो कल्पना है, उसको पूरा करने का एक संकल्प ही 2024 का चुनाव है और उसी संकल्प पर पूरा भारत अपना मतदान करेगा। संकल्प को निश्चित तौर पर पूरा करेगा। आप झारखंड की राजनीति आपके लिए काफी चिर परिचित हो गई है, काफी पुराने और कद्दावर नेता आप माने जाते हैं। पथ निर्माण मंत्री रहे आप, गृह मंत्री रहे आप, उप मुख्यमंत्री भी रहे आप। चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। आरोप एनडीए पर है, आरोप ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सीधे सीधे एनडीए पर लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, हेमंत सोरेन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। भ्रष्टाचार पर वार तो समझ में आता है, क्या चुनावी रणनीति भी है इसके पीछे कहीं? आपको ऐसा लगता है कि झारखंड की राजनीति के लिए हेमंत सोरेन का जेल जाना जरूरी था एनडीए के लिए? 2-3 विषय आपने एक साथ समेट दिया है। एक है कि राजनीति में आचार व्यवहार नेतृत्व, ये बहुत मायने रखता है कि आपका समर्पण अपने प्रदेश के प्रति और देश के प्रति कितना है और कितना बड़ा है। आप किन प्राथमिकताओं के साथ चलना चाहते हैं। जो लोग भी गए हैं उनके ऊपर आरोप लगे और ये आरोप को अगर एनडीए का किया हुआ या उनके द्वारा इस चुनाव को प्रभावित करने वाली बात रखी जा रही है, तो मैं कुछ दिन पहले आप ही के एक चैनल पे ही मैंने कहा था कि ये परिपाटी को कोई नई परिपाटी तो रही नहीं, ये प्रथम बार ऐसी घटना तो घटी नहीं है। इस विषय का सबसे बेहतर कोई जवाब दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उस समय तथाकथित जो हमारे नेता थे, खासकर प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में कितने घंटे बैठाए जाते थे और लगातार दिल्ली बुलावा होता था। सीबीआई कोर्ट में उनकी, सीबीआई ऑफिस दफ्तर में उनकी हाजिरी बनती थी। हमारे गृह मंत्री राज्य के थे गुजरात के, उन्हें तड़ीपार जैसे निर्णय इसी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। तो जब सरकार बंद रहती है अपनी, उनके समय किए हुए कार्यों को केवल पलटकर आप देख लेंगे तो आज की वास्तविकता आपको सामने आ जाएगा। हम बदले की भावना से काम नहीं करते और मुझे विश्वास है कि हमारा एनडीए बदले की भावना से काम नहीं करता, बल्कि राज्य के एक कोई भी साधारण आम आदमी से जाके इस राज्य के वास्तविकता से पूछो तो वो आपको करप्शन के बारे में वो चर्चा करेंगे, वो गिनती गिना देंगे आपको। मतलब आप ये मानते हैं कि झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल है ये जरूरी था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही थी। एनडीए में आजादी मिली है जांच एजेंसियों को वो काम करने की, इसीलिए मुख्यमंत्री के गिरबान तक भी हाथ पहुंच जाते हैं। देखो, ये कहीं भी एजेंसियां स्वतंत्र रहनी चाहिए, एजेंसियां को अपना काम करने देना चाहिए, वो उनका पार्ट ना बने ना उसका बहस का पार्ट बने। सवाल है कि मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप जो इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जा रहा है तो सबसे पहले देश क्या चाहता है? देश चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा सेट नहीं किया। मैं आ रहा था इस पर। और प्रधानमंत्री का चेहरा जब जिस दल का, जिस गठबंधन का सेट ना हो तो अनिश्चितताओं पर जनता वोट नहीं करती है। जहां निश्चय है और निश्चितताएं हैं वहीं पर वोट करेगा, मतदान वहीं पर होगा। अनिश्चितताओं पर जनता वोट नहीं करती है, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आज भी जनता के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आजसू का मूल मुद्दा क्या रहेगा? कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी की बात कह दी है। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को साझेदारी का हिस्सा मांग रहे हैं। आपकी गारंटी पसंद आएगी जिसने अपने गारंटी को पूरा किया। जितने मैनिफेस्टो कांग्रेस के सबसे ज्यादा शासनकाल उनका रहा है, जितने मैनिफेस्टो चुनाव आधार पर, चाहे राज्य के हो या देश के चुनाव में, जो मैनिफेस्टो उन्होंने गढ़े हैं, पढ़े हैं, उनको निकालकर केवल इस चुनाव में पहले रिपीट करें पब्लिक के सामने। पब्लिक स्वतः मूल्यांकन कर लेगी कि किन मैनिफेस्टो पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा मैनिफेस्टो एनडीए का स्पष्ट था
और एनडीए के मैनिफेस्टो को छोटा किया गया है और जो चीज शेष है वो पाइपलाइन में है, उस पर काम चल रहा है। इसलिए कहते हैं कमिटमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। छोटा किया गया है मतलब कंप्लीट हो गया है। मैनिफेस्टो में जो आप लोगों के वादे थे वो पूरे कर लिए मैं कभी गए। भी ऐसी बात नहीं करता कि मैं कर लिया 100%, इसीलिए मैं नहीं कहा जी। 100% नहीं, कुछ काम बचे हुए हैं। अधिकतम काम हुआ है और बाकी जो भी है उसकी पहल चल रही है। कुछ जी। काम है कि जो केवल एक टेन्योर में पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए लंबा वक्त चाहिए। सर। तो जो वक्त चाहिए उस पे भी काम दिखना चाहिए और वो काम सारे कमिटमेंट के ऊपर आपको काम दिख रहा है। चलिए, कमिटमेंट पे काम हो रहा है, एनडीए अपना काम कर रही है। 2004 में गठबंधन बना भाजपा के साथ। आजसू का सबसे पुराना गठबंधन है। आज एनडीए में और भी कई दल हैं, लेकिन आजसू सर्वोपरि है। आजसू और भाजपा का पुराना गठबंधन है। झारखंड में भी गांठ काफी मजबूत है आप लोगों की। एक बार दरार पड़ी तो नुकसान दोनों दलों को उठाना पड़ा और जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। सीधे 37 से 26 पर भाजपा सिकुड़ गई और 5 से 2 पर आप सिकुड़ गए। गठबंधन की गांठ को मजबूत रखना कितनी बड़ी चुनौती साबित हो रही है? देखो, ये हमारा रिश्ता केवल चुनावी रिश्ता नहीं है। पहले ये एक आंदोलनकारी संगठन, इस राज्य को समर्पित करने वाला युवा का ये टीम इस राज्य निर्माण में सबसे पहले इस प्रदेश में खुद को खड़ा किया। एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम है आज कि प्रदेश का गठन हुआ। मैं इसलिए ये दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि प्रदेश गठन में हमारी भूमिका एक फ्रीडम फाइटर की तरह थी, एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह हमारा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर समझता था और लड़ाई का हद भी हमारा वही हुआ करता था। लोगों ने अपने जान को जोखिम में रखकर इस प्रदेश के गठन में अपना योगदान दिया है। इसलिए इस लड़ाई को हमेशा मैं ऊंचा रखता हूं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इस प्रदेश के नाम पर चलने वाला पार्टी जो लगातार यहाँ के लोगों को केवल वोट की राजनीति तक सीमित हो गया था, वो लंबे समय तक इसका निष्पादन ना होना, लंबे समय तक झारखंड जैसे प्रदेश के जो गठन का उद्देश्य था उसको अनिश्चितताओं में डाल देना, ये सामने चल रहा था। उसी बीच में ईमानदारी से पहल किया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का ये समर्थन इस प्रदेश को मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का समर्थन इस प्रदेश को मिला और उन्होंने गंभीरता से प्रदेश को लिया और इस राज्य के गठन में ईमानदारी दिखाई। और हमने उस काल में तत्कालीन गृह मंत्री जी के साथ हम चुनावी राजनीति में नहीं गए, लेकिन राज्य गठन से पहले ही हमारे इस संघर्ष को उनके साथ जोड़ा और हमारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी के साथ हुआ था और हमने इस राज्य के गठन के विषय पर हमने उन्हें समर्थन देने की बात की थी। वहां से लेकर आज तक का सफर हमारा साथ चल रहा है। हम रीजनली विषयों का नेतृत्व करने के लिए हम लोकसभा में जाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय चेतना और राज्य का जो देश का जो बड़ा उद्देश्य है उसको भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में थोड़ी सी दूरियां आई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद आया था। क्या मूल कारण रहे थे भाजपा के साथ की रास्ता आप लोगों ने अलग कर लिया था? हम अलग लड़े, हम ऐसा तो नहीं किए कि हम 53 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था। मेरी आपसे विषय अंतर हो सकता है जी, सीटों को लेकर अंतर हो सकता है जी, तो इसका फर्क पड़ा कि हम साथ में नहीं लड़े। परिणाम जो आया, ना लड़ने का एक परिणाम बनता है, एक साथ लड़ते हैं तो परिणाम बनता है, नहीं लड़ेंगे तो भी एक परिणाम बनेगा। तो उस परिणाम जो सामने है, सामने वाला गठबंधन वो अपने परिणाम पर विजय नहीं पाया क्योंकि हमारा साथ न रहने का परिणाम है। इसका मूल्यांकन हर समय अखबार के लोगों ने किया है, आप करते रहते हैं। जनता के साथ पेशोपेश की स्थिति हो गई कि भाजपा और आजसू में वोट चले गए। लोगों ने ये कहा कि अगर ये साथ रहता तो ये कभी ना होता। तो आज हमने अपना अपना पक्ष का मूल्यांकन किया है और हम लोगों ने कहा है कि इस राज्य हित में हमें साथ चलने की आवश्यकता है और इसीलिए अब साथ चलेंगे। और कोई भी विवाद होगा, कोई विषय होगा, राजनीति होगा तो विषय आते रहेंगे, हम उसको मिल बैठकर साधेंगे और इस राज्य के बेसिक लोगों की मनोवृत्ति और इस राज्य के उत्थान के लिए हमें साथ चलना जरूरी है और हम इस काम को करेंगे। हमने कभी भी इसको दूसरे पक्ष पे नहीं चला गया कि मेरी आपसे नहीं बनी तो मैं दूसरे पक्ष खड़ा हो जाऊं। मैं खड़ा रहना पसंद किया क्योंकि वो पक्ष इस राज्य के साथ ईमानदार नहीं है, इसलिए सुदेश महतो कोई दूसरा पक्ष चुनने का नहीं बल्कि एकला चलो रास्ता तय किया था। आज फिर से जनभावना के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा संकल्प को दोहरा रहे हैं। मैंने कहा कि पूरे देश में एनडीए के साथ हमारा लंबा संबंध है। जो बोल रहे थे कि पुराना सहयोगी में से निश्चित रूप से कई साथी आए गए, आजसू वहीं पर खड़ी है और इसको आगे बढ़ाने की तैयारी में है और इसके गांठ को मजबूत करने की तैयारी में है। 2019 के चुनाव के बारे में सुदेश महतो साहब ने बड़ी रोचक बात कही कि वो
आईएनडीआईए थे उस समय तो यूपीए हुआ करती थी, यूपीए की जीत नहीं थी, कहीं ना कहीं भाजपा और आसू के बीच वोटों का जो बंटवारा हुआ वो यूपीए के उम्मीदवारों को जीत दिला गया। अभी की बात करें, आईएनडीआईए गठबंधन की बात करें तो जेएमएम ने हालांकि जेएमएम ने हमेशा दावा किया था कि एक साथ 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता उन्होंने सिर्फ 2 सीटों पर दी, पहली दुमका, दूसरी गिरिडीह। दुमका से सीता सोरेन उम्मीदवार हैं, जो शिबू सोरेन सुप्रीमो रहे हैं, झामुमो के संस्थापक माने जाते हैं, शिबू सोरेन की बड़ी बहू रही है, वो लड़ रही है एनडीए की तरफ से, और वो ये मानकर चल रही थी कि चुनौती में कोई नहीं आएगा, सोरेन परिवार से भी आती हैं। दूसरा उन्होंने गिरिडीह को लिया। क्या आप भी मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती आईएनडीआईए के लिए गिरिडीह और दुमका ही है? मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये पार्लियामेंट में जाना क्यों चाहते हैं। जी, इसलिए कि पार्लियामेंट पद खाली है और चुनाव लड़ना जरूरी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार पार्लियामेंट पे तो नहीं जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 से पार्लियामेंट में जा रहे हैं जी, और जाते रहे हैं। पार्लियामेंट में इनकी भूमिका देखी जानी है। लोग मत करते हैं कि मेरे पार्लियामेंट में जाएंगे और अपनी भूमिका और अदा करेंगे, या फिर नेशनली कोई कमिटमेंट है तो उसको पूरा करेंगे। मुझे बता दो, जो पार्लियामेंट मेंबर इनके गए हैं, इनकी हाउस की उपस्थिति बता दो जी, हाउस की उपस्थिति पर बड़ा हाउस की सवाल है। उपस्थिति बता दो। गुरुजी पार्लियामेंट मेंबर रहते हैं और कोई पार्लियामेंट मेंबर रहते हैं, बोलो कितने बार जो राज्य का नेता हो, जिस दल का नेता हो, उनकी उपस्थिति सर्वोच्च सदन में ना के बराबर है। अभी तबीयत खराब है लेकिन कभी तो नहीं रही है। उनका कोई बात सुना दो मुझे, जो हाउस में इस राज्य के पक्ष में कोई बात कभी रखे तो ये बात मुझे बता दीजिए, इसमें कितनी ईमानदारी है। तो फिर मैं कहता हूं कि जाना क्यों है? जाना क्यों है? कि जगह को भरने के लिए केवल जाना है कि इस राज्य के परिपेक्ष के विषयों को पटल पर खड़ा होकर बात कर पाए, इसलिए जाना चाहते हैं। जी, दावा तो यही है, दावे तो यही करते हैं कि दावा नहीं, झारखंड। उसके इतिहास को देखो। आज कोई दावा करे तो वो जितने दिन रहे हैं, जिन विषयों को बात यहां करते हैं, ये विषय, कोई भी विषय इस राज्य का कभी भी बोलते हुए कभी सुना है आपने कि जो सारना कोर्ट की बात करते हैं, कभी भी इसको राष्ट्रीय इशू बना और कभी जाकर कभी पार्लियामेंट में इनके नेता बोलते हुए दिखे हैं क्या? तो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि केवल जगह को भरने के लिए जाना चाहते हैं। ये टूर्नामेंट की तरह है, एक गहना की तरह है, या फिर इस राज्य के लोगों में, चूंकि मैं ये मानता हूं रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो राज्य का नेतृत्व करते हैं और राज्य के विषयों का नेतृत्व करते हुए पार्लियामेंट में दिखना चाहिए। आप जमीन पर नहीं, लेकिन पार्लियामेंट तो दिखेंगे। यहां ना क्षेत्र में दिखते हैं ना पार्लियामेंट में दिखते हैं। इनको लगता है कि ये मेरा सीट है, यहां हमको आना चाहिए, इसलिए मुझे आने दो, और बाकी सारा चीज राजनीति की जितनी चर्चाएं, जितना बात, जितने लोगों की चाहत, इस राज्य की जरूरत, वो सारा चीज धरा का धरा रह जाता है। सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, राजनीति अपनी जगह पे गर्म रहती है। स्थानीयता के मुद्दे को कैसे देखते हैं सुदेश साहब? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, एक बार फिर स्थानीयता के मुद्दे को सामने लाया जाएगा। आईएनडीआई ने जिस तरीके से, उसी तरह का मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और इस गठबंधन के लिए, जैसे इनके अलग राज्य का मुद्दा था। ये चाहते थे कि अलग राज्य का जैसा मुद्दा जितना दिन चलेगा उतने दिन उनकी राजनीति चलेगी। स्थानीयता का मुद्दा हो, आपका नियोजन नीति का मुद्दा हो, विस्थापन मुद्दा हो, यही मुद्दों को बनाने के लिए तो आए थे। ये इस झोली में डाल दिए जहां पर लंबा ये विषय चले, जब कभी देश में इनकी सरकार बनेगी तो इसका हल होगा। शायद मकसद इनका है ही है, हमारा मकसद ये नहीं है। नीतियों में बदलाव हमारी प्राथमिकता है। जो नीतियां बनी है उससे हटकर इस राज्य में, चूंकि ये निर्णय राज्य को लेना है, ये कोई केंद्र को लेने वाला निर्णय नहीं है। के राज्यों में ले लिया। मैंने सुना ये लगातार बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे। ये भी कल भी आज भी इनका मैनिफेस्टो में आया। मैं कह रहा था कि जातीय जनगणना कराना पिछला मैनिफेस्टो में स्टेट में था। स्टेट में आपकी गवर्नमेंट थी, किसने रोका था? आप आते, मैंने हाउस के अंदर बाहर भी कहा ये राज्य आपके अनुकूल है अगर इसमें ईमानदार है। नीतीश बाबू ने ईमानदारी से पहल किया, काम करके चले गए। कई स्टेट हैं जिन्होंने अपना काम किया, निर्णय लिया और अपने लोगों के हित में निर्णय लेके काम को आगे बढ़ा गए। यहां ये भी नहीं कर पाए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का भी सम्मान ये लोग नहीं करते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। इसलिए नीतियां बनाना, इस राज्य के लिए काम करना, इस राज्य को डेवलपमेंट के मानक पर ऊपर ले जाना, ये सब कहानी इनके साथ नहीं जुड़ी हुई। इन्हें चुनाव लड़ना आता है और जातीय समीकरण बनाकर किसी तरह सत्ता तक पहुंचना इनकी केवल एक आदत सी रही है। उसी आदत पर शुमार है और इसी काम को करने के लिए ये चुनावी गठबंधन और चुनावी ताना बाना बुनते हैं। अभी आपने 2-3 दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने उसमें यह कहा था कि 14 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ रही है, आसू भी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा भी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हर सीट हमें जीतना है, हर सीट पर हम लोग मेहनत करेंगे। ये मेरा दायित्व है, चूंकि मेरा पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, चाहे वो एक गांव स्तर का कार्यकर्ता पदाधिकारी ईमानदारी से इस मिशन का हिस्सा हो, इसीलिए हम लोगों ने पूरे इस अभियान को बल देने के लिए कार्यक्रम बनाया।
हम जहां पार्लियामेंट लड़ेंगे वहां पार्टी काम करेगी, पूरा एनडीए काम करेगा, लेकिन पूरे राज्य में एनडीए को 14 सीट दिलाना ये हमारी प्राथमिकता है और उसी पर पार्टी ने कार्यक्रम तैयार किया है और हमारी तैयारी है कि 14 के 14 सीट हम लोग जीतेंगे। गांडे को कैसे साधेंगे? कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। गांडे आप लोगों की भी प्राथमिकता पर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विक्टिम कार्ड कह लें या उनका जेल जाना कह लें, ये चरम पर रहेगा। आदिवासी वोटर्स को साधना बड़ी चुनौती बनेगी आपके लिए। देखो, मैं कभी इस बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी चूंकि उनको मंच में आना है, उनको चुनाव लड़ना है, खाली सीट किया गया है और चुनाव में जाने के लिए किया गया। इनका मैंने कहा कि चुनाव लड़ना उद्देश्य है, तो चुनाव लड़ेंगे। हमारा एनडीए भी चुनाव लड़ेगा। जो कैंडिडेट आए हैं उस पर हमने अपने पार्टी के सहयोगी साथी के साथ हमारा विचार चल रहा है। हम लोग उस विचार करेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छा टक्कर उनको दे पाए और हमारी जीत वहां सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों ने तो दिलीप कुमार वर्मा के नाम की घोषणा की है, कितने कद्दावर साबित होंगे कल्पना सोरेन के सामने? मैंने पहले भी कहा, आज भी दोहरा रहा हूं, ये प्रत्याशी जो नाम आया है, जिस प्रत्याशी को रखा गया है, हमारे लोग भी वहां काम कर रहे हैं, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। ये दोनों के सामने एक समन्वय बनाना जरूरी है और ये देखना है कि जिस चुनाव पे हम जा रहे हैं, जिस चुनाव को हम लड़ेंगे, इस चुनाव को हल्के से नहीं लेकर मजबूती से चुनाव को हमको लड़ना चाहिए। और पूर्व में वो एनडीए का सीट रहा है और कैसे एनडीए वहां पर आए, मेरी पार्टी जमीन पर काफी मजबूत है। इस विषय को लेकर हमारे गठबंधन के अंदर चर्चाएं होंगी। मतलब गांडे को लेकर यह संभव है कि आजसू भी अपने विचार रखेगा एनडीए में जो पार्टी की बैठक होगी? हम लोग संयुक्त रूप से करेंगे। प्रत्याशी के नाम पर आपको कोई उसमें कहीं आनाकानी नहीं है आजसू? मैंने कहा कि संयुक्त रूप से चर्चाएं होंगी। मैंने अपने पार्टी के लोगों का भावना जाना है, वहां की भावना के आधार पर एनडीए के पटल पर यह बात होंगी, चर्चाएं होंगी और आपको एक अच्छा निर्णय दिखेगा। गिरिडीह के लिए मुख्य जन मुद्दा क्या होगा गिरिडीह की जनता को साधने के लिए? देखो, मैं इंडिविजुअली नहीं करता, मैं हर जगह को मैं जो सिल्ली की तरह देखता हूं। आप अभी मेरे नाम मेरी चर्चा कर रहे थे तो एक जरूर आप ये कह रहे थे, मैं उस पर आऊंगा अगले सवाल पे। इस मानक को जो स्थापित मैंने किया है, मेरी कोशिश राज्य भर में। गिरिडीह कल कहां था, किस परिस्थिति में था, उससे आगे निकलना पड़ेगा। मेरे सांसद साहब ने राष्ट्रीय फलक पर काफी कामें की है, काफी नेतृत्व किया है और जो ना होने वाला विषय, जो विलुप्त प्राय है, जो सबसे बड़ा न्याय का विषय था, खासकर 1.5 लाख परिवार पूरे कोयलांचल से विस्थापित है। आजादी से पहले से वहां पर माइनिंग का काम चल रहा है। भारत सरकार ने विस्थापन और माइनिंग के बीच में एक बीच का रास्ता तैयार किया था और उसी रास्ते को कानून का रूप दिया, लेकिन वो कानून कभी भी पब्लिक हित में, विस्थापित हित में काम नहीं कर पाया था। हमारे प्रतिनिधि ने इस पर जोर देकर पहली बार ट्रिब्यूनल जैसे चीजों को नीचे लेकर आए हैं और इस पे बीसीसीएल के बीच में पहली बार बात और चर्चा प्रारंभ किया। अब ये वहां संभव हो पाएगा। जो तीसरी पीढ़ी अपना खाता पर्चा लेकर अपना हक की बात कर रहे थे, उन्हें अब न्याय मिलेगा और वो अपने पक्ष की बात सही रूप से रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा वहां पर काम हुआ है। ग्रामीण सड़कों के बारे में, हेल्थ के सिस्टम के बारे में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड कार्ड वहां पर अभी जारी किया है, आप उसको देख सकते हैं। संजीदा से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम और उसको एक मानक, डेवलपमेंट के मानक पर ऊपर ले जाने या मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी चल रही है। जी, छात्र जीवन से आपने राजनीति शुरू की। आजसू, एजेएसयू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यहां भी छात्र शामिल हैं। झारखंड में प्रश्न पत्रों के लीक का मामला हमेशा चरम पर रहा, जेपीएससी विवादों में रहा, जेएसएससी विवादों में रहा। आजसू कहीं रुकी हुई से दिखाई दे रही है। छात्रों के लिए जो आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन जब आप थे छात्र जीवन में, उस समय जिस तरीके से चलते थे उस तरीके से अब नहीं दिखाई देता। क्या कैडर नीचे कमजोर पड़ रहे हैं आजसू के? विषय बदला है। हमारा आंदोलन इस राज्य के गठन के लिए था जी। छात्र निकलकर प्रदेश गठन के लिए आंदोलन करते थे। छात्र अपना पूरा पढ़ाई, अपना सर्टिफिकेट जला के उसमें जाना पसंद करते थे कि पहले राज्य जैसे पहले राष्ट्र होता है ना, उनके दिमाग में अपना राज्य चल रहा था कि मेरा राज्य स्थापना होना ज्यादा जरूरी है। आज नियोजन की बातें हैं कि अपने प्रदेश के अंदर बेहतर नियोजन हो, इसके लिए नीतियां बने और उन्हें ऐसा अनुकूल व्यवस्था दिया जाए ताकि राज्य के अंदर में वो अपना काम सहज से कर सके, वो पढ़ाई भी पूरा करे और फिर नियोजन के लिए भी अपना नाम को सामने ला सके। ये जितने भी प्रक्रिया चली है और जितने भी प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी चूक के कारण हुआ है, आपकी ईमानदारी के कारण हुआ है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि सड़कों पर अगर छात्र हैं तो वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए हैं। ये भविष्य निर्माण के लिए आपका प्लान सही नहीं है, आपका प्लान को स्वीकार नहीं किया,
इसीलिए छात्र आज सड़क पर हैं। इसलिए सरकार की फिलोटी यही है, जो सरकार विफल रहती है वो सरकार, उस सरकार में छात्र सड़क पर रहते हैं। ये विफल सरकार है, इन्होंने कोई प्लान तैयार नहीं किया। आज भी जो परिणाम आए हैं, जो साल में 5 लाख काम देने की बात करने वाली सरकार, मैंने कहा कि 8,000 नौकरी देते देते हाफ गई है। आज देखो ना 2, 3, 4 परिणाम आए हैं। जो रीजनल बात करती है, रीजनल पार्टी होने का दावा करते आई है, आज देख लो जो एग्जाम के परिणाम आए हैं, उस परिणाम में कौन कौन कहां के छात्र हैं, कहां के छात्रों को प्रतिनिधित्व करने का नौकरी में अवसर मिला। इसको अगर निकाल के आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, और ये प्रदेश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कितना ईमानदार है। नहीं, छात्रों के साथ ईमानदारी तो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया, लेकिन बात जब जेएसएससी की करें, नीरज सिन्हा साहब चेयरमैन थे जेएसएससी के, उनसे पूछताछ तक नहीं की जा रही है, अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने अपने बनाए कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब मैंने प्रथम प्रश्न, मैं इसीलिए आप पे आ रहा था, आपने विधानसभा में बाकायदा इसको उठाया था। इस आदरणीय मुख्यमंत्री का, नए मुख्यमंत्री का, और हाउस में पहला आश्वासन था, देखे होंगे कि जब हमें हाउस पर अपनी बात रखे थे, उस समय मुख्यमंत्री खड़ा हुए और सबसे पहला जवाब दिए कि सुदेश बाबू के प्रश्नों को मैं गंभीरता से लेता हूं और इस पर मैं काम करके दिखाऊंगा। इतने महीने बीत गए, साहब को फुर्सत न मिला और उस पर कोई निर्णय न आया। जो निर्णय, जो कानून उन्होंने परीक्षा लीक पर बनाया था, आज तक उस पर 2 कदम न चले। किसी पर भी, एक भी किसी पर भी कोई कार्रवाई ना हुई, न उसका कोई परिणाम निकला है। मतलब कुल मिलाकर पार्ट 2 भी पार्ट 1 की राह पर ही चल रहा है। सिल्ली के विकास पर एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं दूसरे कई विधानसभा क्षेत्रों से अलग दिखाई देता है। सिल्ली के विकास गाथा के पीछे राज क्या है सुदेश महतो साहब? विधायक तो यहाँ पे 81 हैं। मैं जो काम करता हूं बड़ा दिल करता हूं। मैंने राजनीति स्वीकार की तो मेरा केवल ये पार्ट टाइम काम नहीं है, मैं फुल टाइम वर्कर हूं, इसका एक कैडर हूं मैं, और मैं जानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अगर विधायक हूं तो विधायक के रूप में मेरी जिम्मेदारी, मैं राज्य का मंत्री हूं तो उसके रूप में जिम्मेदारी, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं तो उसके रूप में मेरी जिम्मेदारी। मैंने तीनों जिम्मेदारी को उसी रूप से हम लेकर चलते हैं, और ये जिम्मेदारी का ही वह बोध है कि मैंने आज उसको वहां पर खड़ा कर दिया जहां मैंने प्रारंभ किया था, तब शून्य था। सिल्ली में विकास जैसे शब्द का कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी। आज यहां से चलो तो राज्य में अगर विकास का बेसिक मानक पर कभी भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो कई विषयों पर केवल आपको सिल्ली दिखाई देगा, कोई दिखाई नहीं देगा। निश्चित तौर पर इस बात को मीडिया भी स्वीकार करती है कि आप 81 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे तो सिल्ली आपको कहीं ना कहीं अलग दिखाई देगी। सिल्ली के पीछे कहीं ना कहीं सुदेश महतो का वजूद है, सुदेश महतो का कद है, सुदेश महतो का काम है, और काम बोलता है, यह विधानसभा क्षेत्र बोलता है। इन्होंने बताया कि मैं आज भी अपने आप को एक मामूली कैडर मानता हूं, और मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं आज भी समर्पित हूं। विधानसभा क्षेत्र में घूमिए, यहां से निकलकर सिल्ली तक जाइए, आपको दूसरे कई विधानसभा क्षेत्रों से भिन्नताएं साफ नजर आ जाएंगी। बाकी अन्य विधायकों के लिए, एनडीए के हों, INDIA के हों, लेकिन अन्य विधायकों के लिए बड़ा संदेश है कि हम लोग तो घूमते ही हैं, कभी आप लोग भी सिल्ली घूमिए और अपने विधानसभा क्षेत्र को इसी तरीके से परिपक्व और विकासशील बनाइए। बहुत धन्यवाद सुदेश महतो साहब, हमारे साथ चुनावी संवाद में जुड़ने के लिए। बहुत आभार आपका।